हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फॉर सीबीएसई 2021-22 टर्म 1 एग्जामिनेशंस। और इसी एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं इस चैप्टर में से उनको भी कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स आने वाले हैं और उनके जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो हमें अच्छी तरह से पता हों। ठीक है, सो सबसे पहले इन्हीं को रिवाइज करते हैं, सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स एंड द केमिकल फॉर्मूले। फर्स्ट वन इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, वाटर, H2O, सबको पता होगा ये तो। देन दिस इज HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। देन दिस इज H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एंड देन वी हैव HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड। देखो जो तीनों ही एसिड्स है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों ही एसिड्स जनरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, एंड दे ऑल आर मिनरल एसिड्स, मतलब इनको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। देन this is C6H12O6, this is the glucose. Glucose is basically the source of energy for us, right? This is sodium chloride, also called common salt. जो सफ़ेद नमक हम यूज़ करते हैं खाने में, ये वो है ना। बाय द वे दिस इज न्यूट्रल, ये ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है ये, ठीक है। देन दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस, this is sodium hydroxide. नेक्स्ट वन कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो जनरल नेम है दैट इज क्विक लाइम, जिसको हम हिंदी में चूना भी बोलते हैं। दिस इज वाइट इन कलर और इसका नेचर भी कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम, जब कैल्शियम ऑक्साइड में, दैट मीन्स जब हम चूने में वाटर ऐड करते हैं, देन वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये क्वेश्चन बनता भी है बाय द वे, कैसे आप चूने से या फिर कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कह लो स्लेक्ट लाइम प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जनरली क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट लाइमस्टोन। ओके, केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। देन दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको कभी भी आप डायरेक्टली बर्न नहीं करते हो। उसको बर्न करने से पहले ऑलवेज पहले आप सैंड पेपर की हेल्प से उसको क्लीन करते हो। उसका क्या रीज़न है, बिकॉज जब उसको लंबे टाइम के लिए हम ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं तो उसके ऊपर जनरली मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से अगर हम बिना लेट से सैंड पेपर से उसको क्लीन किए बिना ट्राई करेंगे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की, तो वो अच्छी तरह से बर्न नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड अबव द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। सो सबसे पहले हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर एंड देन वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन। नेक्स्ट वन, अच्छा बाय द वे दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। जनरली आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो अ मेटल ऑक्साइड। कैल्शियम एक मेटल है और ये एक कैल्शियम का ऑक्साइड है, दैट मीन्स मेटल का ऑक्साइड है, सो ये बेसिक होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड है बिकॉज मैग्नीशियम एक मेटल होता है, ठीक है। सो ये भी कैसा होगा, बेसिक होगा। नेक्स्ट वन इज द लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड के बारे में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिकली कि इसका कलर कैसा होता है, येलो इन कलर, बिकॉज देयर आर सम रिएक्शन जिसमें लेड ऑक्साइड इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसको भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट वन इज द लेड आयोडाइड। इसका कलर भी कैसा होता है, येलो, बट वेरी ब्राइट येलो, राइट। जो ये वाला येलो है ना लेड ऑक्साइड, दिस इज नॉट वेरी ब्राइट, बट लेड आयोडाइड के जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं दे आर वेरी वेरी ब्राइट। ओके, देन वी हैव द सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का भी बेसिकली आपको कलर पता होना चाहिए। ये एक सॉल्ट है सिल्वर का
जिसका कलर कैसा होता है, विच इज़ वाइट इन कलर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट की एक एग्जाम्पल है जो आप माइंड में ज़रूर रखना। एंड नेक्स्ट वन इज द कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है दैट इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर। अगेन यहाँ पे भी देखो कॉपर ऑक्साइड, दैट मीन्स एक मेटल ऑक्साइड है, दैट मीन्स इसका नेचर भी कैसा होगा, इट विल ऑल्सो बी बेसिक इन नेचर। अब देखो जैसा इस चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ऑफ कोर्स इस चैप्टर में बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस आप इनकाउंटर करने वाले हो। फॉर एग्जांपल यही आपके सामने मैंने दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, है ना। एक चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी होती हैं उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या है, दे आर द रिएक्टेंट्स। एंड ओवर द राइट हैंड साइड जो चीज़ लिखी होती है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, दैट मीन्स वाटर। फर्स्ट रिएक्शन में क्या है हमारा प्रोडक्ट, और ये एरो हमको क्या बताता है, द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, दैट मीन्स वो वाली रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन और वाटर से इन दोनों, ये दोनों आपस में मिलके बेसिकली हमको क्या देने वाले हैं, वाटर देने वाले हैं, ओके। अगर उल्टा लिखा होता, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर की, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो क्या होता है, वाटर ब्रेक डाउन करके हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी देता है। उस केस में ऑफकोर्स एरो उल्टा होगा, ठीक है। सो एरो हमको यही बता रहा है कि जो वो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। अब इन दोनों ही केमिकल इक्वेशंस के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर एक टर्म यूज़ करी है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, जिसका मीनिंग ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। स्केलेटल का मीनिंग क्या है, देखो स्केलेटल ऑफ कोर्स स्केलेटन से ही बना है। स्केलेटन जैसे हमारी बॉडी का एक स्केलेटन होता है, दैट मीन्स वो हमारा ढांचा है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस हैं ये जस्ट हमको उस केमिकल इक्वेशन का एक ओवरऑल ढांचा बता रही हैं, हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, राइट। क्या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है, या फिर कहो कि क्या कमी है इन केमिकल इक्वेशंस में, देखो एक कमी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ, काउंट द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज द राइट हैंड साइड। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, लेफ्ट हैंड साइड पे चलो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ओवर द राइट हैंड साइड एज वेल हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के देखो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 2 एटम्स, बट ओवर द राइट हैंड साइड वी हैव ओनली 1 एटम ऑफ द ऑक्सीजन। सो ये कमी है बेसिकली इस फर्स्ट केमिकल इक्वेशन में। ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। जनरली माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर यहाँ पर 2 एटम्स थे तो यहाँ एक ही एटम क्यों रह गया ऑक्सीजन का, दूसरा एटम कहाँ गायब है, राइट। हमको ऐसा डाउट आ सकता है ना इसको जनरल देख के। सो ये बेसिकली कमी है इस केमिकल इक्वेशन की, राइट। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ, दिस इज Hg, दैट इज द मर्करी, दिस इज ऑल्सो द मर्करी। मर्करी दोनों साइड पे, दैट मीन्स क्या है, दोनों का एक एक एटम प्रेजेंट है। लेकिन अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के अगेन 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स सेम दिक्कत जो फर्स्ट इक्वेशन में है, सेम दिक्कत यहाँ सेकंड इक्वेशन में भी प्रेजेंट है, ओके। सो ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशंस, जो बेसिकली जस्ट इक्वेशन का ओवरऑल ढांचा हमको दें, लेकिन उनमें ज़रूरी नहीं है कि जो भी बेसिकली अलग अलग एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके एटम्स दोनों साइड, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या हो, इक्वल हो। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता स्केलेटल इक्वेशंस में। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम इक्वेशंस जिनमें ऐसी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है, उनको बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल जो ये पहली इक्वेशन है ये कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। देखो कैसे, मैग्नीशियम के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट हैं 2 एटम्स, ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल वी हैव 2 एटम्स ऑफ द मैग्नीशियम। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस्ड है या नहीं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड there are 2 atoms of the oxygen and on the right hand side as well there are 2 atoms of the oxygen, that means oxygen भी क्या है, बैलेंस। एंड बिकॉज मैग्नीशियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, दैट मीन्स ये पूरी इक्वेशन क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट्स सी द सेकंड इक्वेशन। कैल्शियम एक एटम, यहाँ पर भी कैल्शियम का एक एटम प्रेजेंट है, सो कैल्शियम इज बैलेंस्ड। लेट्स सी द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक और एटम, दैट मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 2 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट हैं 2 एटम्स। व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं 2 एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, दैट मीन्स हर एक चीज़ क्या है, सेकेंड इक्वेशन में भी बैलेंस है। सो सेकेंड इक्वेशन को भी बोला जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
अब देखो, आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस समझ चुके हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस भी समझ चुके हो, लेकिन अगर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन से हमको काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाती है अबाउट द रिएक्शन, देन व्हाई डू वी बैलेंस द रिएक्शन, या फिर बोलो जो बैलेंसिंग है ये ज़रूरी क्यों है? केमिकल इक्वेशन शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पे क्या लग रहा है हमको कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम रह गया। तो एक एटम ऑक्सीजन का कहाँ गया? वो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता, राइट? दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं तो हमको शो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इसको देख के हमको ये लग रहा है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वायलेट हो रहा है ना? सो ऐसा ना हो, इस वजह से हम इक्वेशंस को बैलेंस फॉर्म में लिखना प्रेफर करते हैं, ठीक है? सो इन अ केमिकल इक्वेशन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म। जितना मास आपको रिएक्टेंट वाली साइड पे मिलेगा उतना ही मास राइट हैंड साइड पे भी अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अगेन देखो, नाइट्रोजन के अगर यहाँ पे 2 एटम्स हैं, नाइट्रोजन के यहाँ पर भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। What about the hydrogen? Hydrogen यहाँ पे we have total of 6 atoms, and over the right hand side as well we have total 6 atoms of the hydrogen. That means nitrogen और hydrogen दोनों साइड क्या है? बैलेंस है, एंड इस वजह से ये वाली इक्वेशन भी क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Now this is a question on the balancing of equations. एक इक्वेशन आपको दी हुई है और गिवन है कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है जिसमें वैल्यूज आपको फाइंड करनी है एक्स वाई और जेड की। ओके, ऑप्शंस आपको गिवन है। अब देखो, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है इन योर बोर्ड एग्जाम्स, तो ऑफकोर्स आपको इस इक्वेशन को पूरा बैलेंस करने की ज़रूरत है भी नहीं, बिकॉज देखो इस बार क्वेश्चंस हैं ही सारे एमसीक्यू बेस्ड। सो आप स्मार्टली चल सकते हो ऑप्शंस को यूज़ करके। देखो कैसे, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन नोट डाउन कर रहा हूँ। H2SO4 प्लस एक्स वाई और जेड में लास्ट में लिखूंगा विद सम डिफरेंट कलर, प्लस HI गिव्स अस H2S प्लस I2 प्लस H2O, and now I am writing x, y and z. This is x, this is the y and this is the z. अब देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। x की जगह 3, y की जगह 5 एंड z की जगह 2। डायरेक्टली देख लो क्या ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है या नहीं, राइट? अगर बैलेंस हुई तो ऑफकोर्स ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अदरवाइज हम अगला ऑप्शन चेक कर लेंगे, राइट? और लेट्स से हम चेक करते हैं सबसे पहले आयोडीन। आयोडीन डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास हैं 10 एटम्स, यहाँ आपके पास हैं सिर्फ 3 एटम्स। दैट मीन्स आयोडीन बैलेंस नहीं है, और अगर आयोडीन बैलेंस नहीं है तो ऑफकोर्स ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है। सो पहला ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट? नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर सेकंड। एक्स की जगह यहाँ पे है 4, y की जगह यहाँ पे है 8, z की जगह वी हैव द 5। आयोडीन को ही चेक कर लेते हैं, सबसे ईजी पड़ रहा है यहाँ पे। आयोडीन के 16 और यहाँ पे आयोडीन के हैं 4 एटम्स। दैट मीन्स अगेन ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन, इस बार यहाँ है 8, यहाँ है 4 एंड यहाँ पर है 4। अब देखो, आयोडीन के 8 एटम्स, यहाँ पर भी आयोडीन के 8 एटम्स। सो आयोडीन इज बैलेंस। साथ के साथ हम यहाँ पे देखते रहेंगे। लेट्स सी द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर हैं, 8 एटम्स यहाँ पर हैं। दैट मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 10 एटम्स, राइट? आयोडीन के थे 8, वो हमारी बैलेंस है। हाइड्रोजन के हैं 10 एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? 2 यहाँ पर हैं और 8 यहाँ पर हैं। दैट मीन्स 10 एटम्स हाइड्रोजन के भी प्रेजेंट हैं। सो हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस। नाउ लेट्स सी द सल्फर। सल्फर एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है एंड एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ऑफकोर्स सल्फर भी क्या है यहाँ पर हमारी बैलेंस। कौन सा रह गया? सिर्फ ऑक्सीजन। लेट्स सी द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 4 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन के 4 एटम्स ही यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस। सो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो देखा, हमने बिल्कुल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, लेकिन हमने ऑप्शंस की हेल्प से स्मार्टली हमारा जो आंसर है उसको ढूंढ लिया, राइट? सो इस तरह से जब आपके पास ऑप्शंस गिवन ही है ना, तो आप इस तरह से स्मार्टली थोड़ा सा चल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनता है इस चैप्टर में से, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
चार टाइप की हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक डायग्रामेटिक समरी है इन चारों रिएक्शंस की, जिसको देखकर आपको कुछ हद तक आइडिया लग जाएगा बेसिकली कि कौन सी रिएक्शन में क्या होता है। लेकिन ऑफ कोर्स अब एक एक करके हम इन चारों रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड देन वी विल स्टडी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन थर्ड वन विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So starting with the combination reactions, and this is our first reaction. We are adding water into the quicklime. So चूने में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं water. Of course जो quicklime होता है that is in the solid form. Water in general at room temperature is in the liquid form. And जब ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, this is heavily exothermic reaction. बहुत ज़्यादा heat evolve होती है. That means जो भी mixture होगा आपका it will get very hot. लेकिन उसके साथ बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, विच इज़ कॉल्ड द स्लेक्ट लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, बट जो इसका कॉमन नेम है दैट इज़ द स्लेक्ट लाइम. ठीक है. बाय द वे जो स्लेक्ट वर्ड है ये एक जनरल इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है प्यास बुझाना. जनरली आपको पता होना चाहिए. देखो यहाँ पर भी जो चूना था इट वॉज वेरी वेरी ड्राई, लेकिन जब आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया सो बेसिकली आपने यही किया ना कि आपने उसकी प्यास बुझा दी है. सो इस वजह से इसको बोला जाता है स्लेक्ट लाइम. ठीक है. स्लेक्ट जनरल वर्ड है इंग्लिश का जिसका मतलब होता है प्यास बुझाना. इसको अगर आप माइंड में रखोगे तो आपको याद रहेगा कि स्लेक्ट लाइम क्या था जब आपने लाइम में वाटर ऐड कर दिया था. दैट मीन्स उसकी प्यास आपने बुझा दी थी. ठीक है. सो सिंपल सी एक टिप है इसको याद रखने की. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज इन द एक्वेस फॉर्म. अच्छा यहाँ पर एक्वेस क्यों लिखा? बिकॉज हमने इसमें वाटर ऐड करा हुआ है. राइट. एक्वेस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है. ठीक है. सो इसमें भी जो वाटर है दैट इज द सॉल्वेंट एंड जो कैल्शियम ऑक्साइड है दैट इज द सॉल्यूट. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले बताया कि ये वाली रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी. दैट मीन्स जो आपका बीकर होगा जिसमें आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा. इसी की समरी मैंने नीचे भी लिखी हुई है. दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज दैट मीन्स हीट इज इवॉल्व्ड. एंड ये एक चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है दैट मीन्स जो चूना है दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन द वाटर. राइट. अगर आप थोड़ा सा भी उसमें चूना ऐड करोगे ना, मान लो इतने पानी में आप लेट्स से 4 या 5 चम्मच चूना ऐड कर रहे हो, उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो डेफिनेटली ऐड हो जाएगा, बट एट द एंड यू विल ऑब्जर्व सम ऑफ इट्स रिमेन्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर. कुछ उसका पार्ट ऐसा ज़रूर नीचे रह जाएगा जो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है. सो इट इज़ जस्ट पार्टली सॉल्युबल इन द वाटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द बर्निंग ऑफ द कोल. कोल जो होता है दैट इज मोस्टली कार्बन, और जब हम कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की जो अगली एग्जांपल है दैट इज बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन द एयर. काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये बनती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम इज अ मेटल विच इज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर. मोस्ट ऑफ द मेटल्स वैसे भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट द मर्करी. ये भी आपको जनरली पता होना चाहिए. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा. राइट. सो दिस इज द मैग्नीशियम एट द सॉलिड स्टेट. इसको जब आप बर्न कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट मीन्स देखो जब आप मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हो और नीचे यहाँ पे आपके पास ऐश प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश है, द कलर ऑफ द मैग्नीशियम ऐश, इसका कलर कैसा होता है? दिस इज द वाइट इन कलर एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम एज वेल. आपकी बुक में जो फर्स्ट पेज है उसी पे ये डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, है ना. एंड सेकेंडली जो इसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनती है इस रिएक्शन की दैट इज जो ये मैग्नीशियम रिबन होता है जब आप इसको बर्न करते हो ना, इट बर्न्स विद अ डेजलिंग फ्लेम. बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्लेम होती है, आप डायरेक्टली इसको देख भी नहीं सकते. ठीक है. सो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बनती हैं इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, किसी भी केमिकल कंपाउंड को कॉम्पोनेंट फॉर्म में ब्रेक डाउन करना. अब देखो इसको अचीव करने के अलग अलग हमारे पास तरीके होते हैं. यूजिंग हीट, यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, यूजिंग सनलाइट, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 अलग अलग नेम है. जब हम हीट को यूज़ करते हैं उस मेथड को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन. राइट. बिकॉज जो ये थर्मल वर्ड है इसका मतलब ही हीट होता है. थर्मोमीटर, और आप ऐसे याद रख सकते हो थर्मोमीटर क्या करता है? हीट को मेजर करता है ना, कि आपका कितना बॉडी का टेम्परेचर है. राइट. सो इस तरह से आप इसको याद रखो. हीट को अगर आप यूज़ कर रहे हो देन इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. नाम से पता लग रहा है इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करेंगे. सो आई एम जस्ट राइटिंग करंट ओवर हियर. एंड थर्ड मेथड इज
फोटो डिकम्पोजिशन, इसमें हम सनलाइट को यूज़ करते हैं, सो आई एम राइटिंग सनलाइट ओवर हियर, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 सिंपल से तरीके होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को अचीव करने के। लेकिन याद रखो ऐसा नहीं है कि हर बार किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए आप कोई भी मेथड लगा दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर की मान लो वाटर को डिकम्पोज करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि वाटर को आप धूप में रखे रखोगे और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कब ये डिकम्पोज होगा, कब डिकम्पोज होगा। अगर आप वाटर को डिकम्पोज करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप क्या यूज़ करोगे, आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वाला मेथड यूज़ करोगे, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस आप करना प्रेफर करोगे, सिंपल। सिमिलरली मान लो अगर मैं बात करता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की, तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करवाना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसको आपने धूप में रखा हुआ है और आपको अगेन इसको ऑब्जर्व करते जा रहे हो। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करवाना चाहते हो देन आप ये वाला मेथड प्रेफर करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। इसको गर्म करोगे और इजीली क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा और आपके पास क्या मिल जाएगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 चीज़ें आपके पास सिंपली मिल जाएंगी, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि हर एक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए कोई ना कोई आपके पास पर्टिकुलर एफिशिएंट मेथड रहेगा, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास जो ये 3 मेथड्स हैं, इन तीनों को ही स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। सो स्टार्टिंग विद द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्मल मीन्स हम हीट को यूज करेंगे टू डिकम्पोज द केमिकल कंपाउंड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द कन्वर्जन ऑफ द लाइमस्टोन इनटू द क्विकलाइम। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है लाइमस्टोन, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज सॉलिड, ठीक है। सो CaCO3 को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, इट डिकम्पोजेस एंड वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज द क्विकलाइम, दैट इज द चूना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो बहुत सिंपल रिएक्शन है, डायरेक्टली आप देख रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल यहाँ पर हमारे पास एंटिटी थी, लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इन द प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सो बेसिकली हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, राइट, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स मिले। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज हीटिंग फेरस सल्फेट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रिएक्शन बनती है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में अक्सर ये पूछी गई है, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पूछा जाता है। देखो जब हम हीट करते हैं फेरस सल्फेट को, पहले तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दिस इज FeSO4, राइट। दिस इज द फेरस सल्फेट, इसका कलर कुछ इस तरह का होता है, राइट। जब हम इसको हीट कर, अच्छा बाय द वे इस कलर को बोलेंगे क्या, ब्लूइश ग्रीन इन कलर, है ना। जब हम इसको हीट करते हैं इट डिकम्पोजेस और हमारे पास 3 अलग अलग यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। फर्स्टली वी गेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, then we get sulfur dioxide gas, also we get sulfur trioxide gas। यहाँ पे कलर्स डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए, कई बार तो कलर्स के बेसिस पर ही क्वेश्चंस पूछे चले जाते हैं। फेरस सल्फेट जो है FeSO4, उसका कलर है रेडिश, सॉरी ब्लूइश ग्रीन इन कलर, एंड व्हाट अबाउट द फेरिक ऑक्साइड, दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। और ये दोनों तो हैं गैसेस, इनका कलर कोई नहीं है, दीज आर कलरलेस गैसेस, बट इनकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, बहुत ज़्यादा चोकिंग स्मेल होती है, राइट। सो नीचे इनकी ऑब्जर्वेशंस मैंने देखी हैं। फर्स्टली आपने देखा द ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द रेडिश ब्राउन कलर्ड फेरिक ऑक्साइड में, एंड सेकेंडली जो ऑब्जर्वेशन है वो इनकी बनती है, जो गैसेज हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो कैसी हैं, चोकिंग गैसेज, इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा चोकिंग है, दैट मीन्स आपको सांस भी नहीं आएगी, इतनी गंदी स्मेल है इनकी। दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीटिंग लेड नाइट्रेट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। दिस इज द लेड नाइट्रेट PbNO3 2। लेड नाइट्रेट इज वाइट इन कलर, कलर्स जहाँ भी मैंने शो करे हुए हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज मैंने कलर्स जो ये शो करे हुए हैं इनके बिहाइंड रीज़न क्या है कि अक्सर इनकी ऑब्जर्वेशंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलो जब हम हीट करते हैं लेड नाइट्रेट को, थर्मल डिकम्पोजिशन है तो ऑफकोर्स हम हीट करेंगे, ये क्या फर्दर हो रहा है, देखो डिकम्पोज हो रहा है इनटू मल्टीपल पार्ट्स। फर्स्टली वी गेट लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एज कुछ ऐसा इसका कलर होता है, येलोइश इन कलर। देन हमारे पास 2 गैसेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, फर्स्टली तो जो कलर का चेंज हो रहा है वो बनता है द वाइट कलर्ड लेड नाइट्रेट चेंजेस इनटू द येलो कलर्ड लेड ऑक्साइड, एंड सेकेंडली द रेडिश ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। जो इस गैस का कलर होता है दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर। जो ऑक्सीजन है दैट इज अ कलरलेस गैस, ठीक है। इसके बारे में तो ऑफकोर्स फिर आपको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये तो जनरली आपको पता ही है। ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये कुछ जनरल सी गैसेज हैं जो कैसी हैं, कलरलेस गैसेज हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल एज द हीटिंग कॉपर नाइट्रेट। ये देखो काफ़ी सिमिलर रिएक्शन है जो प्रीवियस रिएक्शन हमने करी है हीटिंग लेड नाइट्रेट। यहाँ लेड नाइट्रेट था, दिस इज द कॉपर नाइट्रेट, सिर्फ लेड की जगह यहाँ पे क्या है कॉपर। ठीक है, सो देखो क्या डिफरेंस आएगा। कॉपर नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं, अगेन हमारे पास तीन चीज़ों में ये डिकम्पोज हो रहा है, गैसेस एग्जैक्टली सेम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एज यू कैन सी। ठीक है, ओनली डिफरेंस यहाँ बिकॉज लेड ऑक्साइड था और यहाँ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा कॉपर ऑक्साइड। हाँ, मेजर जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी इन द कलर। कॉपर नाइट्रेट का कलर होता है ब्लू इन कलर एंड कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, जो आपको याद रखना है। एंड सेकेंडली देखो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एक चीज़ तो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी इसके बारे में बात करी कि इसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। सेकेंडली दिस इज, देखो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन जो है इट इज़ अ नॉन मेटल, दैट मीन्स ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। एंड यू मस्ट नो कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। और देखो सिंपल सी बात है, अगर ये एसिडिक है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है अगर ये एसिडिक है तो ये मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगी या नहीं करेगी, बिकॉज सिंपल सी बात है जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, राइट। बट रिमेंबर, अगर लिटमस पेपर मॉइस्ट है सिर्फ तभी आपको ये देखने को मिलेगा। अगर लिटमस पेपर ड्राई हुआ फिर जो ये गैस होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी। इसका रीजन क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन सम पर्टिकुलर कंपाउंड। और सबसे कॉमन एग्जांपल है इसकी हाइड्रोलिसिस, और यू कैन से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें हम वाटर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म में। सिंपली देखो वाटर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, राइट। सो सिंपली जब आप वाटर को क्या करोगे, डिकम्पोज करोगे, दैट मीन्स वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो आपके पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलने वाली हैं, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। सो इन द बीकर हमने लिया यहाँ पे वाटर। अब एक चीज़ आपको डायरेक्टली पता है कि जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। दैट मीन्स अगर आप सिंपली क्या करोगे, प्योर वाटर लेके ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करोगे, दैट मीन्स 2 ग्रेफाइट की रूट्स लगा दी, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और आप एक्सपेक्ट करोगे कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज वाटर करंट को कंडक्ट ही नहीं करने वाला, राइट। सो दैट मीन्स आपको सबसे पहले तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे जो ये वाटर है ये क्या करना स्टार्ट कर दे, कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे। उसके लिए आप क्या करते हो, जनरली कुछ फॉर एग्जाम्पल HCl हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, राइट, कोई भी ऐसा एसिड जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड हो उसको इस वाटर में क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। सो दैट, बिकॉज आपको पता है एसिड्स को जब आप वाटर में ऐड करते हो दे प्रोड्यूस H+ आइंस और यू कैन से हाइड्रोनियम आइंस, राइट। एंड सिंपली अगर एसिड्स को वाटर में डालने के बाद आपके पास आयंस प्रोड्यूस हो जा रहे हैं तो ऑफकोर्स वैसे टाइम पे क्या होगा, जो वाटर होगा वो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, राइट, बिकॉज आयंस नेसेसरी होते हैं ना कंडक्शन के लिए, ठीक है। बिकॉज उनकी जब मूवमेंट होगी तभी जो ये वाटर है ये क्या करना स्टार्ट करेगा, कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, ओके। सो आपने सबसे पहले क्या किया, बीकर में वाटर लिया और कंडक्शन के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें कुछ ड्रॉप्स उसकी ऐड कर दी, राइट, सो दैट वाटर कंडक्ट करना शुरू कर दे। उसके बाद 2 यहाँ पे हैं हमारे पास ग्रेफाइट की रोड्स। एक ग्रेफाइट की रोड को आप डायरेक्टली देख रहे हो, आपने एनोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरी ग्रेफाइट की रोड को आपने कनेक्ट किया हुआ है विद द कैथोड। याद कैसे रखेंगे कि कौन सी जो एनोड है वो पॉजिटिव है, जो कैथोड है वो नेगेटिव है। देखो आपको सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी होती है कि जो कैथोड होती है वो कैटायंस को अट्रैक्ट करती है, एंड बिकॉज आपको पता है कि जो कैटायंस होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सिंपली जो कैथोड होगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। सिमिलरली जो एनोड है, इसका नाम एनोड क्यों है, बिकॉज ये एनायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट। एंड सिंपली आपको इतना तो पता ही है कि जो एनायंस होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट क्लियरली मीन्स जो एनोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उल्टा चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। और यहाँ से क्या आपको याद रखना है, क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं इन द एग्जाम। फर्स्टली इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो एनोड है उसके ऊपर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, द ऑक्सीजन, और जो कैथोड है दैट मीन्स वो वाला टर्मिनल, वो वाली इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है, वहाँ कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ से पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, दैट इज़ द रेशियो ऑफ दिस गैसेस। एक चीज़ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो गौर करो, इन दोनों जो ये खाली कंपार्टमेंट्स यहाँ पे शो करे हुए हैं जहाँ पे गैसेस कलेक्ट हो रही हैं, हाइड्रोजन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा गैस कलेक्ट हुई है, लेकिन जहाँ ऑक्सीजन लिखा हुआ है वहाँ बहुत कम गैस कलेक्ट हुई है, राइट। ये कोई गलती से ऐसा प्रिंट नहीं हो गया, देयर इज सर्टेन लॉजिक बिहाइंड दैट। क्या लॉजिक है, देखो यहाँ पे ज़रा गौर करो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो हमारे पास
ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल रही है, लेकिन रेशियो पे ज़रा गौर करो। अगर आपके पास वेट अ मिनट, अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही हैं, उसी के साथ आपके पास एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन का, राइट। जब दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के प्रोड्यूस होंगे, उसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन का, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों की प्रोडक्शन की रेशियो कितनी है, 2:1, राइट। दैट क्लियरली मीन्स जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी वो डबल प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। इसी वजह से हाइड्रोजन देखो यहाँ पे डबल है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसी चीज़ की समरी यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार खुद से इसको रीड कर लेना। द थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम सनलाइट को यूज करेंगे टू डिकम्पोज पर्टिकुलर कंपाउंड। सबसे कॉमन एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड। सिमिलर रिएक्शन बाय द वे सिल्वर ब्रोमाइड की भी होती है इसकी, राइट। सो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज। देखो दिस इज द सिल्वर क्लोराइड AgCl। सनलाइट में जब हम इसको रखेंगे इट विल डिकम्पोज एंड गिव अस सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, ओके। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या क्या बनती हैं। सबसे पहले देखो, जो ये सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर होता है वाइट इन कलर, राइट। सो द वाइट कलर्ड सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल का कलर तो सबको पता ही होता है, इट इज वेरी वेरी शाइनी, वेरी सिल्वरी, इट इज ग्रे इन कलर, राइट। So the white colored silver chloride turns into grey colored silver metal in the direct sunlight। अगर इसको डायरेक्ट धूप में रखा जाएगा तो ये सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इंपॉर्टेंट नोट इन द लेबॉर्ट्री, बिकॉज देखो हम नहीं चाहेंगे, अगर मान लो हम इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं इन द लैब, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो जो चीज़ हमने स्टोर करके रखी हुई है वो किसी और ही चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो अगर हम इसको लैब में स्टोर करना चाहते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन द डार्क कलर्ड बॉटल्स। काफ़ी डार्क कलर की बॉटल्स में इसको रखा जाता है सो दैट डायरेक्ट सनलाइट उसमें ना पहुंच सके और सिल्वर क्लोराइड बेसिकली सिल्वर में कन्वर्ट ना हो सके, ठीक है। अच्छा बाय द वे, जो ये वाली रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड की जो कन्वर्जन हो रही है इनटू द सिल्वर, इसकी एप्लीकेशन भी है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। You just have to remember that the above reaction is used in the black and white photography, right। चार ऑप्शंस आपको दिए हो सकते हैं और पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। सो दिस इज द रिएक्शन विच इज यूज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज स्वैपिंग। दैट मीन्स दो मेटल्स एक दूसरे के साथ यहाँ पर पोजिशन को स्वैप करने वाली हैं, अदला बदली करने वाली हैं, राइट। एज यू कैन सी यहाँ पे आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, राइट। नाउ हियर वी नो वेरी वेल दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू द कॉपर। ये कैसे पता लगा, यू नीड टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज, उसको भी हम याद करेंगे इसी वीडियो में, राइट। बट इफ यू नो देन वेल एंड गुड दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। दैट मीन्स आयरन यहाँ पर इजिली क्या कर देगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट में से निकाल कर डिस्प्लेस कर देगा। दैट मीन्स खुद यहाँ पर आके ज्वाइन हो जाएगा सल्फेट आयन के साथ और इट विल फॉर्म द FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट। और बिकॉज कॉपर यहाँ पर अलग हो चुका है, डिस्प्लेस हो चुका है, सो कॉपर। सो दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। अगर सेम रिएक्शन को हम उल्टा लिखें, FeSO4 राइट प्लस कॉपर, अगर FeSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर को हम ऐड करते हैं तो क्या कुछ होगा, बिल्कुल नहीं, नो रिएक्शन। बिकॉज अब यहाँ पे कॉपर इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कि वो आयरन को यहाँ से क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द आयरन, सो यहाँ कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज। द थर्ड रिएक्शन इज द कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। यहाँ पर भी जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू द कॉपर। सो जिंक यहाँ पर कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाकर क्या फॉर्म कर लेगा, जिंक सल्फेट। सो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस अगेन हो चुका है। नाउ इफ यू डोंट रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज, हम इस वीडियो में ये वाला निमोनिक यूज करने वाले हैं और इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए। ऑल्दो इसको याद करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। इफ़ यू ऑलरेडी नो सम पर्टिकुलर मेथड, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बट इफ़ यू डोंट नो एनी निमोनिक देन आप इस निमोनिक को याद कर सकते हो, राइट। सो व्हाट इज द निमोनिक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज, राइट। काफ़ी ईजी टू रिमेंबर ये निमोनिक है। अब इसमें देखो होगा क्या, जो ये वर्ड्स हैं प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा,
इन सभी वर्ड्स का जो पहला पहला लेटर है वो आपको बताएगा रिस्पेक्टिव मेटल्स के बारे में. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पी, सो पी स्टैंड्स फॉर पोटाशियम. उसका केमिकल जो सिंबल है मैं डायरेक्टली वो लिखने वाला हूँ. एस इज द सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na. देन सी ए इट इज डायरेक्टली कैल्शियम. M it is the magnesium. A is the aluminium. इसको मैं लास्ट में बताऊंगा. What is this cute? Okay. Z this is the zinc. I is the iron Fe. T is the tin, tin का symbol Sn. L is the lead Pb. C here is the copper. इनका ध्यान रखना जो दो दो वर्ड्स सेम लेटर से शुरू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी से ही कॉलिंग है, सी से ही कॉल है. ठीक है, सो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो सकती है आपको. सो इस चीज़ का बस प्रॉपरली ध्यान देना. एम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखो एम है, यहाँ पर भी एम है. ओके, दिस इज द मर्करी एच जी. देन एस इज द सिल्वर ए जी. जी स्टैंड्स फॉर गोल्ड ए यू. पी स्टैंड्स फॉर प्लेटिनम पी टी. अब एक चीज़ आपको डायरेक्टली दिख रही है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव. इसी वजह से इनकी ज्वेलरी बनती है, राइट. फर्स्टली ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी शाइनी, काफ़ी शाइनी ये होती हैं. बट सेकेंडली ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं. इन दो रीजंस की वजह से इन्हीं मेटल्स की हम ज्वेलरीज बनाते हैं, राइट. गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम. अगर आप इन मेटल्स की बात करो, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव वंस. मोस्ट रिएक्टिव, राइट. दैट मीन्स इस रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ क्या होती है, इंक्रीज होती है. इस चैप्टर में से लास्ट टाइप की रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स प्लेस इन द एक्वस सॉल्यूशन, राइट. इसी वजह से यू कैन सी दिस salt solution is in the aqueous solution. This is also aqueous, this is also aqueous, but not this one. Why barium sulfate is not aqueous? Because it is water insoluble. अगर ये water soluble होता तो इसको भी बल्कि हम aqueous में ही लिखते, right? So जब भी आपको दिखे कि हाँ जी you have the displacement reaction or the double displacement reaction, so most of the time of course जो भी salt होगा it will be in the aqueous form, right? आप उसका aqueous solution consider करोगे. Until and unless वो वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है फिर तो अलग बात है. देन इट विल बी इन द सॉलिड फॉर्म बिकॉज ये प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर देगा. ठीक है, सो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, आपके पास दो सॉल्ट सोल्यूशन होंगे दो अलग अलग मेटल्स के. फॉर एग्जांपल दिस इज सोडियम की सोडियम का एक सॉल्ट सोल्यूशन है और ये बेरियम का एक सॉल्ट सोल्यूशन है ना. व्हेन दीज टू सॉल्ट सोल्यूशंस रिएक्ट विद ईच अदर, यहाँ पर होगी डबल स्वैपिंग. सोडियम जाएगा यहाँ पर और बेरियम आएगा यहाँ पर. And we will get barium sulfate and the sodium chloride. And as I have already told you, sodium chloride तो water soluble salt है, इस वजह से इसको हमने aqueous में रखा. But barium sulfate, remember that it is water insoluble salt, इस वजह से ये बनाएगा white color के precipitates और इसी वजह से इसको यहाँ पे हमने solid form में लिखा हुआ है, right? इसी की इस रिएक्शन की यही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी बनती है that the barium sulfate is water insoluble salt and it forms white colored precipitates. ठीक है, सफेद रंग के इसके precipitates होते हैं. The second example of the double displacement reaction is the reaction of potassium chloride with the silver nitrate. Again दोनों देखो चीज़ें हमने aqueous form में ली हुई हैं, right? So again क्या होगा, दोनों metals एक दूसरे के साथ करेंगे अपनी position swap and you will get potassium nitrate KNO3 and you will get silver chloride AgCl. Again इस reaction में भी this is water soluble, this is water soluble, this is also water soluble, but जो आखिरी चीज़ है silver chloride, this salt is not water soluble, this is water insoluble. ये water में dissolve नहीं होता. सिल्वर के तो ऑलमोस्ट सभी जो salts होते हैं वो water insoluble ही होते हैं. and similarly AgCl is also water insoluble, right? That's why again ये क्या form करेगा, precipitates, और इसी वजह से इसको भी क्या लिखा हुआ है, solid state में. Important observation इसकी भी यही बनती हैं. White precipitates of the silver chloride are formed. इसका कलर बस याद रख लेना, AgCl white कलर के precipitates form करता है. Next example of the double displacement reaction is the reaction of potassium iodide with the lead nitrate. This is again very very important reaction. बहुत बार multiple times एग्जाम में पूछी जा चुकी है. इसमें क्या होगा, अगेन देखो सारे सॉल्ट्स हमने aqueous फॉर्म में ही लिए हुए हैं. पोटाशियम एंड लेड करेंगे आपस में जगह स्वैप एंड यू विल गेट पोटाशियम नाइट्रेट एंड द लेड आयोडाइड. हियर एज वेल जो लेड आयोडाइड है ये एक ऐसा सॉल्ट है जो वाटर इनसॉल्युबल है. इसी वजह से ये भी देखो प्रेसिपिटेट्स बना रहा होगा, इसी वजह से हमने इसको सॉलिड फॉर्म में शो किया हुआ है.
ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी इसकी यही बनती है, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ द लेड आयोराइड आर फॉर्म्ड, राइट। इस तरह का कुछ इसका कलर होता है लेड आयोराइड का, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर तो हम बात करें ऑक्सीजन की सेंस में, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, नाम से पता लग रहा है, राइट। और अगर ऑक्सीजन का लॉस होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देन हम बोलेंगे उसको रिडक्शन। बट सेम कॉन्सेप्ट को हम हाइड्रोजन की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द ऑपोजिट वे, दैट द गेन ऑफ द हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, राइट। तो इन दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेशन। देखो, जब हम कॉपर को हीट करते हैं इन अ चाइना डिश में हमने थोड़ा सा कॉपर का पाउडर लिया और हमने उसको हीट किया, देन इट गेट्स कोटेड विद द ब्लैक लेयर, वो ब्लैक रंग का हो जाता है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, राइट, बिकॉज दिस इज द कलर ऑफ द कॉपर ऑक्साइड, जो ये कॉपर ऑक्साइड आपके पास फॉर्म हो रहा है, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम कॉपर को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, यहाँ पे हमने शो कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, किस चीज़ की आउटर मोस्ट लेयर बन रही है उस कॉपर के ऊपर, इस चीज़ की, कॉपर ऑक्साइड की, विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। सो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से जो कॉपर है वो हमको ब्लैक कलर की अपीयरेंस देना शुरू कर देता है। लेकिन इसी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी बनता है, इसका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, अगर इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हम दोबारा से क्या करें, हाइड्रोजन गैस को पास कर दें, राइट। इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से फर्दर हम हाइड्रोजन गैस को अगर पास करते हैं तो अगेन जो स्टार्टिंग में कलर था कॉपर का वैसा ही कलर हमको मिल जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज कॉपर ऑक्साइड में से जब हम हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, राइट, अगेन वी आर हीटिंग बाय द वे, राइट, इस बार क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके बनाएंगे वाटर एंड हियर वी आर गेटिंग द कॉपर। दैट मीन्स अगर पहली रिएक्शन को आप गौर करो, कॉपर था, कॉपर में ऑक्सीजन हमने ऐड करी और ओवरऑल हमको कॉपर ऑक्साइड मिला, दैट मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट इन द सेकेंड रिएक्शन हमको उल्टा प्रोसेस मिल रहा है, हम कॉपर से चले थे कॉपर पर ही पहुंच जा रहे हैं, है ना। दैट मीन्स किसी ना किसी तरह से ऑक्सीडेशन का उल्टा प्रोसेस हो रहा है ये, एंड ऑक्सीडेशन का उल्टा वैसे भी रिडक्शन होता है ना। एंड इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड उसमें हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हो, सो क्लियरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, ओके। सो पहले आपने उसको ऑक्सीडाइज किया एंड देन आपने उसको रिड्यूस कर दिया, सो जहां से आप चले थे वहीं पर आप फाइनली भी पहुंच गए, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिडॉक्स रिएक्शन। जो ये रिडॉक्स वर्ड लिखा हुआ है ये बना है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से, ओके। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें एक जो केमिकल कंपाउंड है उसकी रिडक्शन हो रही होगी और दूसरे की ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। दैट मीन्स दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी साइड बाय साइड। फॉर एग्जांपल जो यही वाली रिएक्शन है, जो सेकंड रिएक्शन थी, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हमने पास करी थी हाइड्रोजन एंड दोबारा से हमको कॉपर यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया था, वही रिएक्शन मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे गौर करो, जो कॉपर ऑक्साइड है उससे हमको यहाँ पे कॉपर मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हो रही है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है या फिर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया टू द कॉपर। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन पे आप गौर करोगे, हाइड्रोजन से आपको प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर H2O, दैट मीन्स हाइड्रोजन ने गेन कर ली ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड यू नो वेरी वेल दैट गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, राइट। सो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है लेकिन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बिकॉज साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड यहाँ पे टेक प्लेस हो रही है, इस वजह से इस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली ये सेकंड रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, वी गेट जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड की हो रही है रिडक्शन बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस, एंड सिमिलरली कार्बन की यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन बिकॉज कार्बन ने गेन करी है ऑक्सीजन, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज द corrosion। corrosion को आप डिफाइन कुछ इस तरह से करते हो, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेस अराउंड इट, स्पेसिफिकली मॉइस्चर या एसिड्स, इट इज सेड टू corrode एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड corrosion। देखो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है corrosion की, दैट इज अनडाउटेडली रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा आयरन जब बहुत लंबे टाइम के लिए मॉइस्चर एंड एयर की प्रेजेंस में रहता है तो उसके ऊपर इस तरह से जंग लग जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट।
अब जो ये रस्ट है इसका केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द आयरन ऑक्साइड, एंड सेकेंडली इसका कलर आपको पता होना चाहिए, दैट इज द रेडिश ब्राउन। व्हाट अबाउट सम अदर मेटल्स, अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर का जब करोजन होता है उसके ऊपर आउटर मोस्ट जो कवरिंग बनती है दैट इज द कॉपर कार्बोनेट, एंड उसका कलर कुछ इस तरह का होता है, ब्लूइश ग्रीन इन कलर। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, राइट, वो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ द कॉपर। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जब बना था तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर देखो बिकॉज कॉपर की थी तो उसका कलर भी वैसा ही नजर आता था जैसा कॉपर का कलर होता है जनरली, दैट इज ब्राउन इन कलर। बट इतने साल बिकॉज उसको बीत चुके हैं तो धीरे 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 जैसे जैसे कॉपर का क्रोजन होता गया उसके ऊपर लेयर बनती गई कॉपर कार्बोनेट की, एंड अब इसी वजह से कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर भी कुछ इस तरह का नजर आता है, रेडिश और सॉरी ब्लूइश ग्रीन इन कलर। ठीक है, सो ऑल्दो इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है वो कॉपर से बनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर लेयर बन चुकी है कॉपर कार्बोनेट की, जिसकी वजह से वो कुछ इस तरह का कलर उसका नजर हमको आता है। सिमिलरली द सिल्वर, जो सिल्वर के क्वाइंस होते हैं, ऑल्दो देखो सिल्वर बहुत कम रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है, इसी वजह से इसका कोरोजन इतना फास्ट नहीं होगा, बहुत स्लो प्रोसेस होगा सिल्वर का जो कोरोजन है, लेकिन स्टिल बहुत लंबे टाइम के बाद अगर हम किसी सिल्वर के यूटेंसिल को या सिल्वर के क्वाइंस को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑफकोर्स उसका भी कुछ ना कुछ कोरोजन डेफिनेटली होगा। लेस रिएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है ऑफकोर्स। ठीक है, तो सिल्वर का जब कोरोजन होता है इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर। इसी वजह से जो सिल्वर के यूटेंसिल्स होते हैं या सिल्वर के क्वाइंस होते हैं यू कैन क्लियरली सी उनके ऊपर एक डार्क कलर की टिंट आ जाती है, ब्लैक से कलर की टिंट। ठीक है, तो इन सभी का बेसिकली आपको एक तो केमिकल नेम पता होना चाहिए एंड सेकेंडली इनका कलर पता होना चाहिए कि किस तरह का इनका कलर होता है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल इन द फैट्स एंड ऑयल्स। देखो रेंसिडिटी की होने की वजह क्या है, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल। कोई भी ऐसा फूड जिसमें फैट से ऑयल काफ़ी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल पिकल हो गए या जैसे लेस वगैरह होते हैं, राइट, तो इनके केस में क्या होता है अगर ऐसा फूड आइटम आप खुला छोड़ दोगे काफ़ी लंबे टाइम के लिए तो इट विल ऑफ कोर्स गेट रेंसिड। रेंसिड होने का मतलब क्या है, इनकी टेस्ट और इनके स्मेल में काफ़ी चेंज आ जाएगा, बहुत ख़राब हो जाता है इनका टेस्ट और इनकी स्मेल। जब ऐसा होगा आप क्या बोलते हो कि जो फूड है वो रेंसिड हो चुका है। ठीक है, रेंसिड होने की वजह क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड द ऑयल्स। सो जब भी फूड देखो रेंसिड हो जाता है वो ईटेबल नहीं रह जाता। आफ्टर बिकमिंग रेंसिड द फैट्स एंड ऑयल बिकम अनहेल्दी टू कंज्यूम, स्पेसिफिकली इफ कंज्यूम्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी लंबे टाइम के लिए अगर आप ऐसा फूड खाते रहोगे जो रेंसिड है तो ऑफकोर्स इट इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी, काफ़ी अलग अलग टाइप की डिजीजेज आपको हो सकती हैं। ऑफकोर्स अब देखो रेंसिडिटी, फूड का रेंसिड होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि जो हमारा खाना है या कोई भी ऐसा फूड जिसमें फैट्स या ऑयल्स हैं वो बहुत जल्दी रेंसिड हो जाए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, है ना। सो क्या तरीके हो सकते हैं रेंसिडिटी से फूड को बचाने के, या फिर बोलो जितना प्रिवेंट हो सकता है उतना कोशिश करने के, राइट, कि इतनी जल्दी एटलीस्ट फूड रेंसिड ना हो। द फर्स्ट मेथड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी इज टू फ्लश द नाइट्रोजन गैस इनटू द पैकेट्स। जैसा आपने लेस के पैकेट्स में देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा फूले हुए होते हैं, उनमें बेसिकली फिल करी होती है नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोई भी गैस या किसी भी टाइप की हवा को इसमें फिल करने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। रेंसिडिटी तो फिलहाल बहुत दूर की बात है। ठीक है, देखो अगर मान लो जो लेस की फैक्ट्री है, जब लेस वो बना रही है, मान लो उसने पैकेट्स में डायरेक्टली पहले चिप्स को फिल किया और बिना कोई गैस या कुछ भी किसी भी टाइप की हवा को भरे बिना डायरेक्टली इस पैक को बंद किया और मार्केट में उतार दिया, तो ऐसा करना क्यों एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, बिकॉज देखो इसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। फैक्ट्री में जब ये बनते हैं चिप्स तो ट्रांसपोर्ट जब किया जाता है इनको, तो बहुत सारे पैकेट्स एक दूसरे के साथ उस डब्बे में बंद होते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई भी गैस या किसी भी टाइप की हवा को हमने इसमें फिल नहीं किया होगा तो चांसेस होंगे कि जो चिप्स हैं वो क्या हो जाएं, ब्रेक हो जाएं। एट द एंड जस्ट इमेजिन कि जब आपके पास पहुंच रहा है ये पैकेट, आप इसको ओपन कर रहे हो और जितने भी उसमें चिप्स हैं वो सारे टूटे हुए हैं। ऑफकोर्स आप ऐसा नहीं चाहोगे, राइट। तो फर्स्टली इस रीज़न की वजह से उसमें हमने कोई ना कोई गैस फिल करी होती है। अब रीज़न आता है कि स्पेसिफिकली नाइट्रोजन को ही फिल क्यों किया, नॉर्मल एयर को हमने डायरेक्टली फिल क्यों नहीं कर दिया, बिकॉज अगर हम डायरेक्टली एयर को फिल करेंगे पैकेट्स में तो एयर में तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन को अगर हमने फिल कर दिया चिप्स में तो देखो चिप्स फ्राइड हैं, ऑयल में उनको फ्राई किया गया होता है। ठीक है, और ऑयल और ऑक्सीजन तो कह लो पक्के दुश्मन है,
राइट। ऑक्सीजन क्या करेगी, बिकॉज ऑयल के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी, और जिसकी वजह से वो रेंसिड हो जाएगा, राइट। रेंसिड जैसे ही होगा वो फूड, इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, एंड इट विल बिकम अनहेल्दी टू ईट, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। इस वजह से नॉर्मल एयर को इसमें फिल नहीं किया जाता, कोई ऐसी गैस को चूज किया जाता है, कोई ऐसी गैस को इसमें फिल किया जाता है जो क्या हो, केमिकली इनर्ट हो, जो कि बेसिकली ऑयल या फिर फैट के मॉलिक्यूल्स के साथ बिल्कुल रिएक्ट ना करे। और नाइट्रोजन एक ऐसी ही गैस है, नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब क्या है, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है, किसी भी टाइप की बॉन्डिंग वगैरह नहीं बनाती है ऑयल के मॉलिक्यूल्स के साथ और फैट वगैरह के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। इस वजह से नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है इनटू सच पैकेट्स। द सेकंड मेथड इज रेफ्रिजरेटिंग द फूड। अगर हम खाना रेफ्रिजरेट करते हैं तो उससे होता क्या है, जो उस खाने की रेट ऑफ रेंसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रेफ्रिजरेट अगर हम कर देंगे खाना तो बिल्कुल भी खाना रेंसिड नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। रेंसिड डेफिनेटली होगा, लेकिन हाँ उसकी रेट ऑफ रेंसिडिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। दैट मीन्स खाना बहुत लंबे टाइम तक ठीक ठाक बना रहेगा, बहुत जल्दी रेंसिड नहीं होगा, ठीक है। द थर्ड मेथड इज यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। बहुत सारे पैकेज्ड फूड ऐसे होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करे होते हैं, राइट। जो उनके बैक साइड पे लेबल होता है, अगर आप उस लेबल को ज़रा ध्यान से रीड करोगे तो कई बार एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से ऐड करे हुए हैं इसकी भी लिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करी होती है, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, या फिर उनके नेम्स आपको पता होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन के खिलाफ ये फाइट कर रहा है ताकि फूड इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो सके। द लास्ट मेथड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, बेसिकली एयर टाइट कंटेनर। बिकॉज ऑक्सीजन की वजह से रेंसिडिटी हो रही है, अगर हम कुछ ऐसा बंदोबस्त कर लें कि खाने के अंदर ऑक्सीजन एंटर ही ना करे, तो सिंपली जो रेंसिडिटी है फूड की उससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम एयर टाइट कंटेनर्स को अगर यूज़ करेंगे फैटी या फिर ऑयली फूड को स्टोर करने के लिए, तो भी हम रेंसिडिटी से खाने को बचा सकते हैं। अब इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इसको इस वीडियो में, राइट। दिस इज द सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर का जब कोरोजन होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर की जो लेयर बनती है दैट इज सिल्वर सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Ag2S। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपाउंड जो क्या कर रहा हो, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, ठीक है। और एक ये भी चीज़ याद रखने वाली है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो हालांकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, बट इसी प्रोसेस में खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। अब अगर इस रिएक्शन में देखें कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई और रिडक्शन किसकी हो रही है, अगर हम बात करें I2 की, राइट, यहाँ से आयोडीन के इस मॉलिक्यूल से HI यहाँ पर बन रहा है, दैट मीन्स इसमें एडिशन हुई किसकी, हाइड्रोजन की, एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन, यहाँ पर हो रही है रिडक्शन। सिमिलरली H2S से अगर मैं यहाँ नोट करूँगा तो यहाँ पे लॉस हुआ है हाइड्रोजन का, राइट, दैट मीन्स दिस इज द ऑक्सीडेशन, राइट। अब ज़रा यहाँ पे सिंपल सी बात हमको क्या देखनी है कि कौन सा ऐसा एजेंट था जिसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया और वो खुद रिड्यूस हो गया। खुद रिड्यूस कौन हो रहा है यहाँ पे, आयोडीन, राइट। सो I2 ऐसा यहाँ पे बेसिकली यू कैन से मॉलिक्यूल है, राइट, या ऐसी एंटिटी यहाँ पर I2 है जो खुद रिड्यूस होके H2S को क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है, इसलिए I2 यहाँ पर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर, I2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द थर्ड क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज, इनमें से किस केस में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, ये इंडायरेक्टली बोलो कौन सा एक फिजिकल चेंज होगा, राइट, ये हमको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए, मेल्टिंग ऑफ द कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। जब कैंडल वैक्स को हम मेल्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट, बट दिस इज अ फिजिकल चेंज, बिकॉज जो वैक्स है जब वो मेल्ट हो रही है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है जस्ट, राइट। पहले वो सॉलिड थी, जब हमने उसको हीट करा तो वो मेल्ट हो रही है, इट क्लियरली मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, एंड ऑफ कोर्स यही हमारा आंसर होगा, बिकॉज अगर ये फिजिकल चेंज है इट क्लियरली मीन्स इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बट बाकी एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं कि वो करेक्ट आंसर्स क्यों नहीं है।
ऑप्शन नंबर बी, बर्निंग ऑफ द कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। अब देखो क्या डिफरेंस क्या है इन पहले दोनों ऑप्शंस में। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ द कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा कि हाँ कि हम कैंडल को बर्न कर रहे हैं और वो जस्ट मेल्ट हो रही है। नो, जब हम बर्निंग ऑफ द कैंडल वैक्स की बात करेंगे इट मीन्स, देखो सिंपली जो कैंडल रही होगी उसकी कोई ना कोई केमिकल कॉम्पोजिशन होगी जो उसकी वैक्स है ना। अब उसको जब हम हीट कर रहे हैं, दैट मीन्स सॉरी, जब हम उसको बर्न कर रहे हैं, राइट, तो ऑल्दो हमको लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, थोड़ी बहुत हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इन द प्रोसेस कुछ ना कुछ और भी लेट्स से वेपर्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, CO2 प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। लेकिन आपको वो देखो याद रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी जब आप कैंडल को बर्न करते हो तो कौन सी उसकी रिएक्शन है या कैंडल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, नथिंग, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। बट हाँ, सिर्फ इतना याद रखो कि जब हम उसको बर्न कर रहे हैं देन ऑफ कोर्स देयर विल बी some particular chemical change involved in this. So this is a chemical change. What about option number 3? Digestion of the food in our stomach. देखो जब खाना हमारी फूड में खाना हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है तो बेसिकली हमारी बॉडी उसको क्या करती है, सिंप्लीफाई कर रही होती है, ठीक है। जो भी हमने खाया होगा, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं और डाइजेशन का मतलब क्या है, उनको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। इट क्लियरली मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। So this is also not a right answer. The option number D is ripening of banana, which is also a chemical change. इसको देखो सिंपली इस तरह से आप सोच सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंज आ रहा है ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द बनाना। फर्स्टली इन द कलर, इन द बिगिनिंग जो बनाना होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं जब वो कच्चे होते हैं, लेकिन व्हेन दे गेट राइपेंड उनका कलर चेंजेस टू द येलो, राइट। सेकेंडली अगर आप टेस्ट को भी देखोगे, जो एक कच्चा बनाना होगा उसका टेस्ट बहुत ही अलग टाइप का होगा, और अगर एक अच्छी तरह से पका हुआ राइपेंड बनाना है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, राइट। दैट क्लियरली मीन्स उसकी जो कॉम्पोजिशन है, इंटरनल कॉम्पोजिशन, उसमें भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंज आया होगा, ठीक है। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जो ऑप्शन नंबर ए है, मेल्टिंग ऑफ द कैंडल वैक्स, सिर्फ वो एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। This is the question number 4. When a magnesium ribbon is burnt in the air, the ash formed is, that is white. Chemical का composition पूछी होती, that is magnesium oxide. अगर इसका nature पूछा होता, it is basic in nature because it is a metal oxide and all the metal oxides are basic in nature. Then this is the question number 5. The reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds. कौन से केस में दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करके फर्दर दो न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू द मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन। इसको सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कौन सा ऐसा एलिमेंट था जिसको आप मॉइस्ट एयर में रखते हो और रेडिश ब्राउन हो जाता है। आयरन की रस्टिंग आपके माइंड में आनी चाहिए। दैट क्लियरली मीन्स जो एक्स एलिमेंट है इट मोस्ट प्रोबेबली इज आयरन। ऑप्शंस में देख लेते हैं, दिस इज आयरन, है ना। And a new compound Y is formed, of course. This is the ferric oxide, right, which is the rust. Okay, so the substances X and Y are Fe and Fe2O3. That means option number A is the right answer. Next is the question number 7. Dilute HCl is added to the granulated zinc in a test tube. The following observations are recorded. उसके बाद जो भी हुआ उसको रिकॉर्ड किया गया। Point out the correct observation. क्या correct observation है? यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि जो जिंक है क्या वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है देन यू वुड नो दैट जो जिंक है वो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। दैट मीन्स हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा इजिली, यहाँ से इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड ZnCl2 और जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो जाएगी। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। This is most probably the option number D, right? Of course, it is option number D. A colorless and odorless gas is evolved because जो hydrogen है इसका ना तो कोई color है, right? It is completely colorless और इसकी ना कोई odor होती है। It is completely odorless gas. So option number D is the right answer. Next is the question number 8. When crystals of lead nitrate is PbNO3 2. जब इसको आप strongly heat करते हो in a dry test tube, जो मेजर चीज़ आपके पास ऑब्टेन होती है लेड ऑक्साइड अदर देन द कपल ऑफ गैसेस, राइट। लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, दैट इज येलो इन कलर।
इस रिएक्शन को बाय द वे ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इसी वीडियो में. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. येलो रेजिड्यू इज लेफ्ट. रेजिड्यू क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ कोर्स जब टेस्ट ट्यूब में आप डाल के इसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हो, दिस इज सॉलिड, ये उस टेस्ट ट्यूब के नीचे आपको शो होगा. इसके अलावा बिकॉज जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी दैट इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन गैस, वो तो देखो इवॉल्व हो जाने वाली हैं बिकॉज दे आर गैसेस. जो सॉलिड है टेस्ट ट्यूब में नीचे वही रह जाने वाला है, लेड ऑक्साइड. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. येलो रेजिड्यू इज लेफ्ट. Next is question number 9. Electrolysis of water is a decomposition reaction, of course. The mole ratio of the hydrogen and the oxygen gases liberated during the electrolysis of the water is 2:1. ये भी हमने इसी वीडियो में कवर किया. इस क्वेश्चन में देखो आपको ध्यान रखना है कि उसने किस ऑर्डर में पूछा हुआ है, राइट? बिकॉज उसने पहले हाइड्रोजन बोला हुआ है, देन उसने ऑक्सीजन लिखा हुआ है. देन ऑफकोर्स हाइड्रोजन डबल होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, इसलिए राइट आंसर इज 2:1. लेकिन अगर वो उल्टा पूछ ले ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन, फिर हमको उसी ऑर्डर में आंसर देना पड़ेगा, राइट? इन दैट केस आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1:2, जो ऑप्शन नंबर डी है. बट फिलहाल जिस तरह से उसने पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ये तो एक PYQ है. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम. ये हमने करी हुई रिएक्शन. दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, ये किस किस तरह की रिएक्शन देखो हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर को ऐड करा, या आप बोल सकते हो कि इन दोनों ने आपस में क्या करा है? कंबाइन करा. सो इट इज ऑफ कोर्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. सेकेंडली वी नो वेरी वेल दैट इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है. दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल. एंडोथर्मिक तो ये बिल्कुल भी नहीं है, हीट इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती, इवॉल्व होती है बल्कि, राइट? इज इट ऑक्सीडेशन? बिल्कुल नहीं, किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, राइट? बिकॉज ना तो ऑक्सीजन गेन हो रही है और ना ही हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है किसी केस में, ठीक है. सो ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है. सो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए एंड बी. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करना, बिकॉज इसके बाद भी लगातार इस चैनल पर ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहने वाली हैं. और फर्स्ट चैप्टर जो है हम देखो कवर कर चुके हैं. 10 MCQs भी मैंने इस वीडियो में कवर करे. बट अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट वीडियो आए जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ MCQs हों और काफ़ी ज़्यादा MCQs हों, नॉट लाइक दिस वीडियो की सिर्फ 10 MCQs, राइट? इस वीडियो में सिर्फ 10 MCQs ऑफ कोर्स ऐड करने का रीज़न ये है कि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी थी, चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है. तो ऐसा मैं नहीं कर सकता था कि इसी वीडियो में मैं 20, 25, 30 MCQs कवर कर दूँ, राइट? दैट वुड हैव मेड दिस वीडियो इवन लॉन्गर, ठीक है. तो इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक वीडियो, अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हो कि जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट MCQs को मैं कवर करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट वीडियो एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.